धिकताना धिकताना धिकताना, अरे धिकताना धिकताना धिकताना, धिकताना धिकताना धिकताना, अरे धिकताना धिकताना धिकताना। ये है रेखा। आज रेखा काफी उदास थी क्योंकि उसकी शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन अभी तक रेखा माँ नहीं बन पाई थी। रेखा अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसका पति समीर वहाँ पहुँचता है। अरे रेखा, क्या हो गया? आज काफी उदास नजर आ रही हो। अरे समीर, क्या करूं? हमारी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई। मेरी गोद आज भी सूनी है। अरे रेखा, चिंता मत करो, एक न एक दिन तुम्हारी गोद जरूर भरेगी, तुम जरूर माँ बनोगी। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, देखना वो एक न एक दिन जरूर तुम्हें माँ बनने की खुशी देंगे। हाँ समीर, मैं उसी पल का तो इंतजार कर रही हूँ। समीर एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी काफी अच्छी थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी एक बच्चे की। समीर रेखा को डॉक्टर के पास भी लेके जाता है। डॉक्टर भी अच्छे से चेक करती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। डॉक्टर्स रेखा को काफी दवाइयाँ देती है और साथ में आश्वासन भी। रेखा शिवजी के मंदिर आती है और शिवजी के सामने दिया जलाती है और कहती है शिवजी से, हे भोलेनाथ, मैंने क्या गलती की है? किस पाप की सजा दे रहे हो मुझे? एक बच्चा दे दो भोलेनाथ, सबकी मनोकामना पूरी करते हो, मेरी भी मनोकामना पूरी कर दो, मुझे माँ बना दो। मेरे गोद में एक बच्चा दे दो भोलेनाथ, मैं तुम्हारी 16 सोमवारी करूंगी। रेखा भोलेनाथ के सामने गिड़गिड़ाती है और भोलेनाथ से एक बच्चे की मांग करती है। तभी वहीं पर उसी मंदिर में एक पंडित ये सारी बातें सुनता है। वो कहता है, हर हर भोले। अरे बेटी, ये भोला है, भोलेनाथ है, ये तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेगा। हो सकता है तुम्हारी कोई परीक्षा ले रहा हो, तू बस इसे मन से याद करना और पूजा करना, देखना तू जरूर माँ बनेगी। ये अवश्य करेंगे तेरी मनोकामना पूरी। बम बम भोले। कहते हुए वो पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और इधर रेखा, जय हो भोलेनाथ की, जय हो। मेरी यही एक मनोकामना है, इसे पूरा कर दे भोलेनाथ। मैं तुम्हारी 16 सोमवारी करूंगी पूरे शुद्ध मन से, आचार से। मुझे एक बच्चा दे दे भोलेनाथ, मुझे एक बच्चा दे दे। एक रोज समीर ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था, तभी उसकी नजर अचानक से एक भिखारी पर पड़ती है। कूड़े के ढेर में से कुछ खाना निकाल कर वो खा रही थी। समीर को काफी दया आती है। समीर उस भिखारी के पास जाता है कुछ पैसे निकाल कर उसे देने के लिए। अरे तुम ये क्या खा रही हो कूड़े में से? बीमार पड़ जाओगी, ये लो पैसे, कुछ खा लेना। धन्यवाद साहेब, धन्यवाद। 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ, काफी भूखी हूँ, इसीलिए यही सब कुछ खा रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी समीर ध्यान से देखता है वो भिखारी प्रेग्नेंट थी। अरे तुम तो गर्भवती हो और तुम ये सब कूड़ा कचरा खा रही हो, इससे तुम्हारे बच्चे पर भी असर पड़ेगा। क्या करूं साहब, खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो क्या खाऊंगी? यही सब बचा हुआ कुछ खा लेती हूँ। कोई भी फेंक के चला जाता है, काम मांगने जाती हूँ, कोई काम नहीं देता। क्या करूँ अब बोलिए? और इस बच्चे का बाप कहाँ है, तुम्हारा पति? अरे साहब, वो मुझे छोड़ के चला गया ये बच्चा देकर। अब कैसे करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समीर को उस भिखारी पर काफी दया आती है। वो कुछ देर सोचता है और कहता है, अरे सुनो, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। कहाँ साहब, कहाँ काम करना है? मेरे घर में। क्या काम करोगी तुम? वो भिखारी ये बात सुनकर थोड़ी सी हिचकिचाने लगती है। आपके घर में साहब? अरे घबराओ मत और डरो मत, घर में मेरी बीबी है और मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। मेरे घर में तुम घर का काम कर देना, उसके बदले तुम्हें खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा और रहने के लिए अच्छा जगह भी मिलेगा और तुम्हारे बच्चे की भी ध्यान रख पाओगे तुम। वो भिखारी ये सारी बातें सुनने के बाद राजी हो जाती है। अरे साहब जी, आप तो भगवान से कम नहीं है, इस भिखारी को उठाकर अपने घर लेके जा रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाला आपकी हर इच्छा पूरी करे। अब चलो मेरे साथ मेरे घर। फिर वो भिखारी समीर के पीछे पीछे समीर के घर की तरफ चल देती है। समीर उस भिखारी को अपने घर लेकर आता है। रेखा, रेखा, रेखा। रेखा समीर की आवाज सुन बाहर आती है। वो आकर देखती है समीर
किसी को लेके आए हैं। रेखा पूछती है, अरे समीर, ये कौन है? किसे लेके आए हो? अरे रेखा देखो ना, ये प्रेग्नेंट है और इसके पति भी इसे छोड़कर चले गए और ये बेचारी बैठ के कूड़े में से कुछ खाना चुन चुन के खा रही थी, तो मैं इसे घर लेके आ गया कि घर में तुम्हारा हाथ भी बटा लेगी और यहाँ उसे रहने के लिए घर भी मिल जाएगा और उसके बच्चे की परवरिश के लिए खाना भी मिल जाएगा 2 वक्त का। अरे समीर, आपने ये बहुत अच्छा किया है। आओ बहन, तुम्हारा नाम क्या है? मालकिन, वो मीना नाम है मेरा। आओ मेरे साथ आओ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। रेखा मीना को अपने साथ लेके जाती है। रेखा मीना को एक कमरे में लेकर आती है। अरे मीना, आज से ये कमरा तुम्हारा। इस कमरे में तुम आराम से रहना और कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे पुकार देना। धन्यवाद मालकिन, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरा किस्मत में ऐसा घर मिलेगा। आज सच में आप लोग भगवान के रूप में मेरे सामने आए हैं। अरे नहीं मीना, हम कोई भगवान नहीं है। वैसे कितने महीने का है ये तुम्हारा बच्चा? मालकिन, वो 8वां महीना चल रहा है। अरे 8वां महीना, तो तुम्हारा तो गोद भराई होना चाहिए। हम लोग गोद भराई खूब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तुम इस बच्चे को जन्म देना, देखना तुम्हें ये एहसास बहुत अच्छा लगेगा। अब तुम इस कमरे में रहो, मैं आती हूँ। फिर रेखा उस कमरे से चली जाती है और इधर मीना, जय भोलेनाथ, आज तूने मेरी बात सुन ली। मैं कहाँ खाने को तरसती थी, आज तूने मुझे इतना अच्छा घर दिला दिया जहाँ मेरी इतनी फिक्र हो रही है इस बच्चे की खातिर। सब तेरी ही तो लीला है। आज रेखा और समीर दोनों ने मिलकर मीना के गोद भराई का प्रोग्राम रखा था, जहां अगल बगल पड़ोसी से सभी को निमंत्रण दिए थे। सभी को यहाँ आए हुए थे। मीना कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके साथ ऐसा दिन भी आएगा। सभी कोई ढोलक बजा रहे थे, नाच गाना कर रहे थे इस बच्चे की आने की खुशी में। इस बच्चे की आने की मीना को जितनी खुशी थी, उससे कई ज्यादा मीना देख रही थी रेखा और समीर के आंखों में। फिर समीर वहाँ पर गाते हुए कहता है, अरे दिखता ना दिखता ना दिखता ना, अरे दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, अरे दिखता ना दिखता ना दिखता ना। अरे मीना, तुम खुशियों का खजाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना। सभी कोई मीना के इस बच्चे की गोद भराई में काफी खुशी मनाते हैं। कुछ औरतें ढोलक बजाती है और सभी कोई वहाँ नाचते हैं, गाते हैं और इस गोद भराई को सेलिब्रेट करते हैं। मीना ये सब देखकर उनकी आंखों में पानी आ जाता है। अरे रेखा दीदी, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे साथ भी ऐसा दिन आएगा। मैं तो सिर्फ टीवी या सपनों में देखा करती थी, ऐसे दिन आज सच में मेरे साथ हो रहा है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो किसी भगवान से कम नहीं हो मेरे लिए। अरे पगली, ये तो डिजर्व करती है इस बच्चे की आने की खुशी। तुझे क्या पता, उस माँ से पूछ जिसका बच्चा नहीं हो रहा हो, उसे पता होता है कि बच्चे कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। आज तुझे ये एहसास नहीं है क्योंकि तू एक माँ बनने वाली, लेकिन जो माँ नहीं बन पाती है उसे पता होता है ये कितना जरूरी दिन होता है। और इस दिन का हर माँ इंतजार करती है, हर औरत इंतजार करती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज मीना अपने कमरे में सोई हुई थी कि अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे काफी दर्द कर रहा है मेरा पेट। दीदी, रेखा दीदी। मीना की आवाज सुन रेखा जल्दी से दौड़े दौड़े उस कमरे में आती है। आकर देखती है मीना दर्द से छटपट कर रही है। अरे मीना, क्या हुआ तुझे? क्या हो गया मीना? दीदी, वो पेट पे काफी दर्द हो रहा है, शायद लेबर पेन उठा है। मुझसे सहन नहीं हो रही है दीदी। अरे मीना, थोड़ा सा धैर्य रख, मैं अभी समीर को फोन करती हूँ, उसे बुलाती हूँ। फिर रेखा जल्दी से जाती है समीर को फोन करने के लिए। फिर कुछ ही समय में समीर और रेखा दोनों उसके पास पहुंचते हैं। फिर समीर और रेखा मिलकर मीना को हॉस्पिटल की ओर लेके जाते हैं। समीर और रेखा मीना को जल्दी से हॉस्पिटल लाकर भर्ती कर देते हैं। मीना का ऑपरेशन चलता है। ऑपरेशन थिएटर में मीना को अंदर ले जाकर उसका ऑपरेशन होता है। रेखा और समीर दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रहे थे। काफी समय तक ऑपरेशन चलने के बाद ऑपरेशन खत्म होता है। डॉक्टर साहिबा एक बच्चे को गोदी लेकर बाहर आती है। ये लीजिए, बेटा हुआ है। डॉक्टर साहिबा
मीना कैसी है अब? माफ कीजिएगा, माँ को बचा नहीं पाए, काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था और वो जीने की इच्छा शायद छोड़ दी थी। बच्चे को शमीर की गोदी में देखकर डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। शमीर, मीना नहीं रही, मीना चली गई, अपने बच्चे को हमें सौंप कर चली गई। हाँ रेखा, मीना चली गई अपने बच्चे को हमें देकर। शायद नियति को यही मंजूर थी। मीना की जिंदगी में और कोई नहीं था इस बच्चे के सिवाय, और आज जब ये बच्चा हुआ वो हमें दे दी, क्योंकि उसे पता था कि हमें बच्चों की कितनी आवश्यकता थी, हम बच्चे के लिए क्या क्या नहीं कर रहे थे। आज ऊपर वाले ने तुम्हारी मुराद पूरी कर दी, तुम्हारी बात सुन ली, तुम्हारी गोदी में बच्चा दे दिए, तुम्हें माँ बनाकर मीना चली गई। रेखा के गोदी में वो बच्चा आने से रेखा खुश तो होती है, लेकिन मीना के जाने का दुख भी होता है। ऊपर वाला कब किस रूप में किसकी क्या मदद कर दे किसी को कुछ नहीं पता है। शायद ऊपर वाले की यही इच्छा थी, मीना आज के लिए ही जी रही थी। सीमा इधर अंडा पराठा बना रही थी, तभी उसके जीजा जी कमलेश किचन आ जाते हैं। रीमा की साड़ी पहने हुई थी, इसीलिए उसके पति कमलेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। कमलेश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सीमा के नजदीक आकर सीमा को जैसे ही टच करता है, अरे मेरी जान क्या बना रही हो? सीमा डर जाती है और सीमा के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। अरे जीजा जी आप। कैलाश और रीमा की शादी हो जाती है। रीमा एक गरीब परिवार से बिलोंग रखती थी, उसकी एक छोटी बहन थी सीमा। कैलाश एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था। कैलाश की एक बुरी माँ भी थी। कैलाश की माँ को उसकी बहू रीमा खूब पसंद थी। शादी की दूसरी सुबह रीमा किचन आई हुई थी। अरे आज मैं क्या बनाऊं कि सबको पसंद आ जाए? रीमा ये सब सोच ही रही थी कि उसकी सासू माँ वहाँ पहुँच जाती है। अरे रीमा बहू, रसोई में सुबह सुबह क्या कर रही हो? अरे माँ जी, कुछ नाश्ता बनाने का सोच रही थी, आज मेरी पहले ही रसोई है ना, इसीलिए। ओह अच्छा है, तो मैं भी रुक जाती हूँ, तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप जाइए बैठिए, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं बहू, जाके क्या करूँगी अकेले बैठकर, तुम्हारी मदद ही कर देती हूँ। कुछ बनाने नहीं दोगी तो कम से कम ये तो बता सकती हूँ कौन सा सामान कहाँ है, कम से कम तुम्हें ढूंढने में तो आसानी होगी। अच्छा ठीक है माँ जी, आप रुकिए, आपको क्या पसंद है बोलिए, मैं वही बनाती हूँ। रीमा की सास रीमा को खूब पसंद करती थी, इसीलिए हमेशा उसके साथ रहती थी और उसका साथ देती थी। रीमा और उसकी सास का दोनों का काफी अच्छा बनता था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। रीमा प्रेग्नेंट होती है और एक सुबह चाय लेकर हॉल में आती है, जहाँ उसके पति और उसकी सास बैठे हुए थे। माँ जी ये लीजिए, चाय लेके आई हूँ। अरे रीमा बहू, तू क्यों लेके आई? तू प्रेग्नेंट है, आ बैठ, मैं दे देती हूँ सबको। अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं रीमा, इस समय ज्यादा चलना फिरना भी ठीक नहीं होता है। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं ही चाय दे देता हूँ। फिर रीमा के पति कैलाश रीमा को वहाँ बैठा देते हैं और चाय सर्व कर लेते हैं। अरे आपका चाय? अरे रीमा कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी ऑफिस जा रहा था, लेट हो रही थी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुमसे कहता चलूं, तो तुम आ गई, तो तुम लोग दोनों बैठकर चाय पियो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। रीमा के पति रीमा से खूब प्यार करते थे। रीमा के पति ऑफिस के लिए चले जाते हैं और इधर सास और बहू दोनों मिलकर गप्पे मारते हैं और चाय पीते हैं। रीमा की जिंदगी अब ऐसे ही खुशी खुशी बीतने लगता है। एक रोज रीमा अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी छोटी बहन सीमा आती है। दीदी मैं आ गई। अरे सीमा तू कब आई? बताई नहीं पहले, तो जीजा जी को भेज देती। अरे अब जीजा जी को क्यों तकलीफ देना, मैं खुद आ सकती हूँ, बड़ी हो गई हूँ। और तुम्हारी खबर सुनी कि बाबू होने वाला है, तो मैं आ गई तुमसे मिलने के लिए। चलो अच्छा की, आ बैठ। वैसे जीजा जी कहाँ हैं? अरे वो ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे। ओह अच्छा है, तब तक मैं अपनी बहन से आराम से गप्पे मार सकती हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। फिर सीमा और रीमा दोनों बहनें बैठ जाती है, आराम से गप्पे मारती है और गप्पे मारते मारते कब समय पार हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। सुबह से शाम हो जाती है।
अरे शाम हो गई, उनके आने का समय हो गया, मुझे नाश्ता भी बनाना था। एक काम कर, तू बैठ, मैं नाश्ता बना के अभी आती हूँ। अरे क्या दीदी, तुम प्रेग्नेंट हो, उठ बैठ नहीं पा रही हो, नाश्ता बनाने जाओगी। अब तुम्हारी बहन आ गई, तुम्हारी बहन सब कुछ कर सकती है। तुम यहाँ बैठो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। जीजा जी उंगली चाट कर खाएंगे, देखना। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, जा तू ही बना दे कुछ। लेकिन दीदी एक कपड़ा दो ना, मैं चेंज कर लेती हूँ। वहाँ देख अलमारी है, जो भी पसंद आए ले लेना। चल ठीक है, बाय। फिर सीमा वहाँ से चली जाती है और इधर रीमा पगली कहेगी। सीमा किचन आ जाती है और कुछ बनाने के बारे में सोचती है। अरे क्या बनाऊं, जीजा जी को पसंद आ जाए ऐसा कुछ। क्या बनाऊं? हाँ, अंडा पराठा बनाती हूँ, शायद जीजा जी को पसंद आ जाए। फिर सीमा अंडा पराठा बनाने लगती है। सीमा इधर अंडा पराठा बना रही थी, तभी उसके जीजा जी कमलेश किचन आ जाते हैं अंडा की सुगंध सुनकर। अरे वाह, अंडा का सुगंध, अंडा तो मेरा फेवरेट है, मेरी बीवी मेरे लिए अंडा बना रही है। सीमा रीमा की साड़ी पहने हुई थी, इसीलिए उसके पति कमलेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। कमलेश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सीमा के नजदीक आकर सीमा को जैसे ही टच करता है, अरे मेरी जान क्या बना रही हो? सीमा डर जाती है और सीमा के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। अरे जीजा जी आप? अरे साली साहिबा, आप यहाँ? मैंने सोचा कि रीमा है, सॉरी माफ करना। इतने में प्लेट टूटने की आवाज सुन रीमा भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे अरे अरे, क्या टूटा? किसकी आवाज थी? अरे कमलेश आप कब आए यहाँ? अरे अभी अभी आया, मैंने सोचा कि यहाँ तुम हो, लेकिन यहाँ आकर देखा कि यहाँ तो साली साहिबा है। हाँ वो आज ही आई थी। एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम नाश्ता लेके आते हैं आपके लिए। फिर कैलाश वहाँ से चला जाता है और इधर रीमा और सीमा दोनों मिलकर नाश्ता बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज रीमा अपने कमरे में थी, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू होता है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ जी। रीमा दर्द से छटपट कर रही थी और अपनी सास को आवाज लगा रही थी, तभी उसकी सास रीमा की आवाज सुन जल्दी से दौड़े दौड़े कमरे में पहुंचती है। अरे बहू क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बहू? अरे माँ जी, पेट में काफी दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रही। आप कैलाश को फोन लगाइए ना, एक बार उसे बुलाइए। अरे हाँ बहू, हाँ अभी लगाती हूँ फोन उसे, अभी कैलाश को बुलाती हूँ। फिर रीमा की सास जल्दी से जाती है उसके बेटे कैलाश को फोन करने के लिए और इधर रीमा को काफी तकलीफ होती है, उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था, शायद उसे लेबर पेन हो रहा था। फिर कुछ समय बाद कैलाश घर पहुंच जाता है। अरे रीमा, क्या हो गया तुम्हें? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या हो गया? अरे बेटा, इसे शायद लेबर पेन उठा है, जल्दी से लेके जा हॉस्पिटल इसे। अरे हाँ माँ, अभी लेके जाता हूँ। चलो रीमा, जल्दी से चलो, हॉस्पिटल चलते हैं। फिर कैलाश रीमा को हॉस्पिटल लेके जाता है और इधर उसकी सास है, ऊपर वाले बहू की रक्षा करना और मेरे लिए एक पोता देना सुंदर सा। कैलाश रीमा को लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। डॉक्टर्स सिचुएशन देखकर रीमा को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं ऑपरेट करने के लिए और इधर कैलाश ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर इंतजार करता है। तभी रीमा की बहन सीमा और उसके पिता दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जीजा जी, अभी दीदी कैसी है? अरे सीमा, देखो ना, पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया था, इसलिए हम जल्दी से हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि अभी ऑपरेट करना पड़ेगा, वो ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं। सीमा और उसके पिता भी इधर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं ऑपरेशन खत्म होने का। कुछ समय बाद ऑपरेशन खत्म होता है। डॉक्टर साहिबा एक बच्चे को गोदी लेकर बाहर आती है। डॉक्टर साहिबा के आते ही तीनों खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा उस बच्चे को सीमा को गोदी देती है। डॉक्टर साहिबा, उसकी माँ कैसी है? रीमा कैसी है अभी? माफ कीजिएगा, मैं माँ को नहीं बचा पाई। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, फिर से जाके चेक कीजिए डॉक्टर साहिबा, फिर से चेक कीजिए एक बार। अपने आप को संभालिए, सच में ये बात सच है। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और सभी कोई
रीमा की ये खबर सुनकर रोने लगते हैं। अरे मेरी बेटी रीमा हमें छोड़कर चली गई। क्यों गई रीमा, क्यों गई? रीमा रे, मेरी बेटी रे। रीमा दीदी क्यों गई हमें छोड़कर? रीमा दीदी कहीं। सभी को ये खबर सुनने के बाद काफी उदास हो जाते हैं। सबका मुंह लटक जाता है। इस बच्चे के आने की खुशी एकदम से नहीं थी। रीमा के जाने का दुख सबसे बड़ा था। कैलाश अब काफी उदास रहने लगा था। हमेशा रीमा की बातें उनको याद आती थी। उसका बच्चा बेड पर पड़ा रो रहा था, लेकिन कैलाश को उसकी कोई खबर नहीं थी। सीमा अभी कैलाश के घर में ही थी। वो कमरे में आती है कैलाश को नाश्ता देने के लिए। ये सारी चीजें देखकर सीमा को काफी बुरा लगता है। जीजा जी ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। हाँ, अरे नहीं सीमा, अभी मूड नहीं है, बाद में खा लूंगा। ये कहते हुए कैलाश वहाँ से उठकर चला जाता है और इधर सीमा उस बच्चे के करीब जाती है, उसे गोदी लेती है और चुप कराने की कोशिश करती है। अरे बाबू चुप हो जा, बाबू चुप हो जा। दीदी क्यों तुम हमें छोड़ के चली गई? इस बाबू को भी छोड़ के चली गई, इसका चेहरा तक नहीं देखा। ऐसा क्यों की दीदी, क्यों की? ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज इधर सीमा के पापा कमरे में बैठे हुए थे। तभी सीमा अपने पापा को उदास देख अपने पापा के पास आती है। पापा क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? दीदी की याद आ रही है। अरे हाँ बेटा, रीमा की बड़ी याद आ रही है। अब कर भी क्या सकता हूँ, जो हमें छोड़कर चली गई। लेकिन उससे ज्यादा बुरा तो मुझे कैलाश पर लग रहा है। बेचारा कैलाश और वो छोटा सा बच्चा, उसका क्या होगा? बिन माँ के कैसे बड़ा होगा? कैसे उसकी परवरिश कर पाएगा कैलाश? हाँ पापा वो बात तो है। वहाँ पर जीजा जी काफी उदास रहते हैं और बच्चा उसकी कोई केयर नहीं करता है। हाँ बेटा, मुझे लगता है कैलाश को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम उस बच्चे को उसकी माँ मिल जाएगी। लेकिन क्या पापा उस बच्चे को उसकी नई माँ उतना प्यार करेगी? कभी नहीं। सौतेली माँ तो सौतेली होती है। अरे हाँ बेटा, इसीलिए तो तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ पापा कहिए, क्या बात है? अरे बेटा, कैलाश से तू शादी कर ले। अगर तू कैलाश से शादी करेगी तो उस बच्चे को माँ का प्यार मिलेगा और तुझसे ज्यादा प्यार उसे और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन पापा मैं कैसे दीदी की जगह ले सकती हूँ? अरे बेटा, तू ही ले सकती है। तुम्हारी दीदी की जगह, रीमा की जगह। एक बार उस बच्चे के बारे में सोच के देख, कैलाश के बारे में सोच के देख। ये तू ही कर सकती है और कोई नहीं। मान ले बेटा, मान ले, इसी में सबकी भलाई है। सीमा के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। उस बच्चे के खातिर, कैलाश के खातिर और अपने पापा के खातिर, सबकी खुशी के खातिर सीमा मान जाती है कैलाश से शादी करने के लिए, उस बच्चे की माँ बनने के लिए। अंत तक सीमा कैलाश से शादी कर लेती है। सीमा के शादी करने से घर के सभी कोई काफी खुश थे, लेकिन कैलाश शायद उतना खुश नहीं था, क्योंकि उसके मन में अभी भी कहीं न कहीं रीमा बसी हुई थी।